महंगाई आवाम की जान को लगा वो रोग है जिसे हुकूमत लाख कोशिश के बावजूद खत्म नहीं कर पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ज़ोफ़ ताकत का हो या मईशत का, इंसान हो या फिर रियासत, इसे कहीं का नहीं छोड़ता। यही एतराफ़ आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ुबान पर था। माजी में मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया गया, मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है और बोझ अवाम पर आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि बार बार IMF के पास जाने से सिक्योरिटी मुतासिर होती है, क्योंकि मईशत के कमज़ोर होते हुए दिफा मजबूत कैसे हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बातें मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब में की। इस पॉलिसी की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसे ज़बरदस्त इक़दाम करार दिया। यह भी सच है कि मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती से मुतालिक जामे पॉलिसी तैयार की गई है। ये पॉलिसी इकोनॉमी, मिलिट्री और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ यानी ह्यूमन सिक्योरिटी जैसे 3 अहम नुकात पर मुश्तमिल है। सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाया ममालिक के साथ तिजारत पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता होगा। इस पॉलिसी में मुल्की वसाइल को बढ़ाने की हिकमत अमली कश्मीर को पाकिस्तान के लिए अहम करार दिया गया है। यह पॉलिसी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, लेकिन कड़वा सच ये भी है, महंगाई आवाम की जान को लगा वो रोग है जिसे हुकूमत लाख कोशिश के बावजूद खत्म नहीं कर पाई। IMF की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने मिनी बजट भी पास करा लिया। यह अपोजिशन के खिलाफ बिलाशुबा हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन अवाम के लिए यह कोई खुशी की खबर नहीं, क्योंकि मिनी बजट की मंजूरी के बाद अब महंगाई के नए तूफान की पेशगोइयां हैं। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की खबरें हैं, जबकि महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। ऐसे में अवाम की रिलीफ नहीं तकलीफ बढ़ेगी। अवाम ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेंगे अगर मुस्तकबिल में इस बीमारी से जान छूटने की उम्मीद हो। हुकूमत इसका दावा तो करती है, लेकिन क्या यह दावा हकीकत बन सकता है या नहीं, इसी सवाल का जवाब लेंगे बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, इमरान खान साहब ने तस्लीम किया है कि IMF के पास कोई शौक से नहीं जाता। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि मजबूरी थी, और कहाँ जाते, यानी सस्ता कर्जा कह लें या कम सूद पर कर्जा IMF से ही मिलता है। उसामा साहब, फिर इमरान खान साहब ये भी कहना बंद कर दें कि पाकिस्तान दुनिया का महंगा सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे सस्ती अशिया जो है वो अवेलेबल है, वो मिल रही हैं। इस चीज़ से भी बाहर आ रहे हैं। हकीकत पसंदी जो है ना, अगर आपने आधा सच बोला है तो पूरा सच बोलें। IMF के पास जाना मजबूरी है। गवर्नमेंट को चाहिए था अपने खर्चे कम करती। आपके इर्द गिर्द जो कार्टल्स बैठे हुए हैं, जो ज़ाक दाऊद साहब बैठे हुए हैं, तरीन साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे कार्टल्स के हिस्से बैठे हुए हैं, उन पे टैक्स लगाएं, उनसे पैसे लें। और उन पैसों को आपने तो कहा था कि अमीरों से पैसे लेंगे, ऐसे टैक्स चोरों से पैसे लेंगे और गरीबों पर लगाएंगे। अब हो ये रहा कि गरीबों से पैसे लेके आप अमीरों पर लगा रहे हैं और उनको अमीर से अमीर तर करवाए जा रहे हैं, और गरीब बेचारा जो है वो दो वक्त की रोटी खाने के उसको लाले पड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये जो अद्वियात महंगी हो रही है, इसका तो आम आदमी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो तो दवाई खाता ही नहीं है। इसके बाद खाम माल जो है उस पर जो 500 से ज़्यादा मालियत की जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चों के दूध के पैकेट है, दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई, ये भी आम आदमी की ज़रूरियात नहीं है। इन सारी चीज़ों से भी उसका लेना देना नहीं है। उसके साथ साथ जनाब आगे आने चलो, गाड़ियाँ 1800 सीसी की तो मैं मान लेता हूँ। अब ज़राई इजनास आ जाए, ज़राई जो शोबे में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मतलब ट्रैक्टर है, वेजिटेबल घी है, स्टेशनरी है, पैक फूड आइटम्स हैं, अंडे है, पोल्ट्री है, गोश्त है, जानवरों की खुराक है, ये छोटे किसान के तो मसाइल ही नहीं है। वो बेचारा तो ना उसके पास ज़मीन है, ना उसके पास जानवर है, ना उसको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद हॉस्पिटल में आ जाए, जितने खैराती हॉस्पिटल थे, फंडेड हॉस्पिटल थे, NGO जिनको चला रही थी, खैराती इदारे चला रहे थे, कौम मुत्तहिदा के अंडर चल रहे थे, सफारती मिशन के अंडर चल रहे थे, उन सब पे टैक्स की जो छूट थी वो भी वापस ले ली गई है। तो जनाब उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो अब THQ भी आप सारे ख़त्म कर रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ कार्ड आ जाएगा
तो आप सरकारी अस्पतालों लेकिन- में जाएं और वो माल बनाएं। और उसके साथ साथ बिजली महंगी हो गई 5 रुपये, पेट्रोल महंगा, उसके 5 बाद रुपये गैस महंगी, ये भी आम आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ सामा साहब कि आम आदमी की ना पेट्रोल ज़रूरत है, ना गैस ज़रूरत है, ना बिजली ज़रूरत है, ना छोटे किसान को ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ना उसको बीज की ज़रूरत है इम्पोर्टेड। आम आदमी को ना मेडिसिन की ज़रूरत है, ना पनीर की ज़रूरत है, ना घी की ज़रूरत है, ना डबल रोटी की ज़रूरत है, ये ना किसी भी इम्पोर्टेड दूध की ज़रूरत है। किसी आम आदमी तो कोई इम्पोर्टेड चीज़, इम्पोर्टेड फल भी नहीं ना खा सकता, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी मार्केट में इम्पोर्टेड फल होता है वो तो अमीर आदमी के लिए, गरीब आदमी तो बेचारा जो है वो बस सब्र और शुक्र कर सकता है। तो फिर अगर इस सारे सिनेरियो में देखूं तो गरीब आदमी के लिए एक ही, ये जो इमरान खान साहब ने खिराती अदारे खोले हैं जहाँ पे मुफ्त रोटी मिलती है, वो जाएँ वहाँ से रोटी खाएं और अल्लाह खैर सल्ला, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात बाबर साहब ने की, गुलाम साहब, ह्यूमन सिक्योरिटी की जहाँ पर बात हुई तो ये चीज़ें तो ह्यूमन सिक्योरिटी में शामिल की हैं उन्होंने। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसकी खुराक है, उसकी सेहत है। अब इसका जवाब ये दिया जाता है, वज़ीर ख़जाना बार बार कह चुके हैं, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा, कि जनाब बात ये है कि हम तो ये रिफ़ंड कर देंगे आपको, ये 350 अरब के लगभग है, 200 अरब से ज़्यादा तो रिफ़ंड हो जाएगा। और ये IMF ने तो लगाया था कि 700 अरब दें हमें, 700 अरब टैक्स मज़ीद जमा करें। हमने तो उसको मना लिया 350 अरब तक, और उसमें से भी 200 अरब रुपया हम रिफ़ंड कर देंगे। गुलाम रज़ा साहब, सामा गाजी साहब, सबसे पहले देखने की बात यह है कि मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी की हालत ऐसी नहीं है, ना कभी ऐसी रही है माजी में कि हम IMF से छुटकारा हासिल कर लें। कभी हम पेरिस क्लब के मकरूज़ होते हैं, कभी हम IMF के मकरूज़ होते हैं। और ये लेकिन इसमें ये होता है कि हम अपने हाथ पाँव बांध के किसी के पास हम कभी नहीं गए, हम जाते रहे हैं। और तारीख़ है हमारी 56 में पहला प्रोग्राम लिया था IMF का हमने, तो उस वक्त से लेके IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो हमारी आप समझें कि खुद मुख्तारी है, उसको हमने गिरवी नहीं रखा। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, आप हर चीज़ को छोड़ दें। मैं जानना ये चाहता हूँ बतौर तालिब इल्म, आप दोनों से भी, आप सीनियर सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं जो IMF से हमने कर्ज़ा लिया है, किस के लिए लिया है हमने? कहा तो ये जा रहा है कि नागुज़ीर था, ले लिया, मुल्क नहीं चलना था। अवाम को क्या दिया इस सारे प्रोजेक्ट ने जो IMF से हमने लिया है? कहाँ गए हैं ये पैसे? ना तो कोई सड़क बनी, ना कोई रेल बनी नई, ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई नवे जो होते हैं कोई बिज़नेस वो शुरू हुए। कोई मुझे प्रोडक्टिविटी बता दें इस कर्ज़े की। अच्छा, तो फिर हमें क्यों ये जूस हमारा निकाला जा रहा है? सर देखिए ना, ये आप दोनों भी मुझे इस हवाले से बताएं कि ये कर्जे जा कहाँ रहे हैं, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? सर कर्जे जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कार्टेल बैठा हुआ है, जो शौकत तरीन बैठा हुआ है, रज़ाक दाऊद बैठा हुआ है, और इस तरह के बेताशा चलें सर, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, उनकी जेबों में जा रहे हमारे हैं। साथ एक मुल्क के बड़े माशी माहिर हैं, कैस असलम साहब हैं, उनसे इस वाले से बात करते हैं। कैस साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सवाल के IMF से इतने डॉलर्स हम ले, अभी 1 अरब डॉलर के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये जाता किधर है? ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और किधर गए वो डॉलर्स जो IMF से पहले हम ले चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो एक समझनी पड़ेगी कि IMF जो है वो कर्ज़े रीशेड्यूल करता है, वो कर्ज़े देता नहीं है। वो जो बात वो कर रहे हैं कि वो कहाँ लगेंगे, वो वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े जो हैं उसका नाम है रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ये सिर्फ जो आपकी मुश्किलात हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जो आपने 6-8 अरब जो देने हैं कहीं, उसको रीशेड्यूल करते हैं। सो टेक्निकली वो कर्ज़ा नहीं देते, वो आपको एक रिस्पाइट देते हैं। मैं हमेशा से समझता हूँ कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर IMF के पास जाने के लिए सारी हुकूमतें, सिर्फ ये नहीं, उनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि जो बाकी इंटरनेशनल बैंक्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक और दूसरे अदारे, वो आपकी रेटिंग बेहतर करके आपको वो कर्ज़े देते हैं। अगर IMF ये गारंटीज़ नहीं देगा, जिसके पीछे अमेरिका की, सऊदी अरब की, चीन की गारंटीज़ हैं, तो शायद आपके लिए दुनिया में मुश्किलात हो जाएंगी कारोबार करने के लिए। IMF का हमें सिर्फ इतना फ़ायदा है,
वरना मुल्कों ने IMF से जान छुड़ाई है और फिर वो तरक्की अच्छा की। डॉक्टर साहब, हमें भी, मैं आपका बिल्कुल सवाल लेने लगा हूँ, हमें भी IMF से जान छुड़ानी चाहिए। उनके इतने सख्त, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब वो सुनना मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जी। हर गवर्नमेंट जब आती है तो वो ये क्लेम करती है, उसके मंशूर में ये होता है कि जनाब हम अमीरों से टैक्स लेंगे और गरीबों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन जब वो गवर्नमेंट आ जाती है तो पहली बात तो ये है कि वो सारे जितने भी लोगों में डॉक्टर साथ लगता है ना, ये सारे उस गवर्नमेंट के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। वही मेरे भी लगा हुआ है, मैं नहीं हूँ। मैं आपको निकाल के आप वो पर्टिकुलर फेसिस है, वो सारे जानते हैं आई उसको। अंडरस्टैंड। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे मशीर बन जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे आज तक इकोनॉमी पिछले 20-30 साल में नहीं संभल सकी, लेकिन ये हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। अब सबसे आसान काम ये है कि GST लगा दिया जाए और सबसे मुश्किल काम ये है कि इन लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जाएं। तो सर खान साहब का तो एजेंडा ही ये था कि मैंने इन लोगों की जेबों से पैसे निकलवाने हैं और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आनी है। अब वो फिर GST पे आ गए हैं, फिर एक आम आदमी की जेब जिसमें पहले कुछ नहीं पड़ा हुआ, उसमें जो चंद निवाले रह गए हैं वो भी उसमें खींचना शुरू कर दिया है। तो इसका ये इतना मुश्किल क्यों है, इस कार्टेल को तोड़ना, इनसे पैसे लेना? देखिए, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। वह बात ये है कि जब तक आप मैं इसका सिरा कहीं और है। इसका सिरा वो इलेक्शन में कई लाख, आधा करोड़ तक पैसे खर्च करना है और इलेक्शन कमीशन उन लोगों को नाअहल नहीं करता है। फिर वो जाके हुकूमत में वो पैसे अपने घर अपने पैसे भरना चाहते हैं, यहाँ से वो सारी गड़बड़ शुरू होती है। दूसरा ये है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो कानून हैं, वो अभी 19वीं सदी के हैं, आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर सके और वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जिसके बाद गवर्नेंस आएगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि जो सरमायाकारी हम करना चाहते हैं और IMF भी हमसे कराना चाहती है, वो हम अपने दोस्तों को देते हैं, सारी गवर्नमेंट ये इस समेत कि जी उनको मराते दे दें। हालांकि ये SME स्मॉल बिजनेसेस को मराते दें, इनपुट्स पे से टैक्स उठाएं, बिजली और गैस में से जो इनएफिशिएंसीज उनको ख़त्म करें और कंपटीशन कराएं। गैस की कंपनियां हों, बिजली की कंपनियां हों, चीनी की कंपनियां हों, आटे की कंपनियां हों, ताकि फिर रिस्पाइट मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम कैपिटलिज्म के नाम पे एक कार्टेलाइजेशन की हुई है और मैं एग्री करता हूँ आपसे। मुझे एक चीज़ बताएं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि उनके नुमाइंदों को हम मिनिस्टर बना देते हैं। जितनी आप अपनी एक्सपोर्ट शो करते हैं, क्या उतना एक्सपोर्ट का बिल आपको मिलता है? और उस पर जो रिबेट दे रहे हैं, क्या वाकई इतनी चीज़ें बाहर गई हैं जितनी आप उसको रिबेट दे रहे हैं? सर अरबों रुपया तो ये कार्टेल बगैर एक्सपोर्ट किए कमाए जा रहा है। देखें, बात ये है कि आप जिस इंडस्ट्री को जो टेक्सटाइल है रिबेट दे रहे हैं, मुझे कोई उससे वो नहीं है। सिर्फ ये है कि वो दुनिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 1% है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जिसके पास सोने की कान भी है, जिसके पास जवाहरात के काने भी हैं, जिसके पास हर किस्म का मौसम है, हमारे पास ऑनेक्स है, हमें अब एक चीज़ या 20 चीज़ें ऐसी एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी बना के जो $20 बिलियन जो हमें इस वक्त चाहिए वो एक साल के अंदर पैदा कर दें। गवर्नमेंट की पॉलिसी हमने ये नहीं देखी और मैं एग्री करता हूँ कि सिर्फ पुरानी ही सनतों को और वो भी मराद दे के नहीं चलेगी इकॉनमी। हमें बता दें कि नई सनतें लगानी प्राइवेट सेक्टर ने हैं, मगर वो मरातें दे के नहीं होंगी। इंडस्ट्री आपने ऑक्सीजन पे लगाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिवाइज करनी पड़ेगी जी। चाइना से अरबों डॉलर की आप सामान मंगवा रहे हैं जो रोज कूड़े कच्चे में जा रहे हैं, जिसकी यूटिलिटी कोई नहीं है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब जल्दी से सवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एक स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी तो फ्राहम करता है हमें IMF, और कब से हम इसके पीछे हैं, 56 से हम ले रहे हैं जी। और जिस तरह बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन इसको हाईलाइट कभी नहीं किया जाता। हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर ये IMF के पैसे फ्रॉम डे फर्स्ट टिल टुडे कभी नहीं लगे। ये शराफिया के लल्ले तलल्लों के ऊपर पैसे खर्च होते रहे हैं और गरीब बंदा जो है वो कर्ज़ों में जकड़ा जाता रहा है। इकॉनमी डाउन होती गई है और रुपया डाउन होता गया है और बड़े बड़े लोगों के पैसे जो हैं वो कम होते गए हैं। तो ये इनको कौन पूछेगा? कोई है
जो इनको कम से कम इनको पूछे। कभी आप अयूब खान से ले लें और फिर भुट्टो साहब को देख लें, फिर उसके बाद आगे आ जाएं तो आपको ज़ियाउल हक साहब का दौर नज़र आता है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ का दौर, बेनज़ीर का दौर आता है, नवाज शरीफ का। जी देखें, बात ये है कि मैं ये सारी गवर्नमेंट्स का एग्री कर रहा हूँ, मगर सवाल सिर्फ इतना है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पिछली 3 गवर्नमेंट में वो बड़ी वीक और इन्फेंट है। इससे पहले वो डेमोक्रेसियाँ तोड़ दी जाती थी, मार्शल लॉज आ जाते थे। अब ये डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन है जो एक पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी सक्सेस है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि जो ये सक्सेस की मरातें आवाम को कब मिलेंगी, और वो सवाल कल रिपोर्ट आई है ग्लोबल जो रिस्क की, और उन्होंने 2, 3, 4 पाकिस्तान के रिस्क गिनाए हैं। पहला रिस्क कर्ज़े हैं कि हमारे जो 90% GDP कर्ज़ों में चली गई, 87% है। इसको कम जब तक 60% पे आप नहीं लाएंगे, आपके पे एक बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क उन्होंने यही प्राइस ट्रैजेक्टरी का है कि जब तक आप इस कीमतों को जो इनपुट प्राइसेस हैं वो कंट्रोल नहीं करेंगे, ना आपके बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, ना आवाम के पास इतना पैसा होगा। और हम इस गवर्नमेंट को कहने की कोशिश करते हैं, और जो आपने भी कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खुदारा कम करें ताकि लोगों की जेबों में कुछ पैसे हों और वो डिमांड साइड को। पेट्रोल महंगा हो गया सर, पेट्रोल और महंगा हो रहा है। आप इनपुट की बात करें और उधर से हम सुनते हैं कि असल में मुझे जो नज़र आता है और वो IMF का जो माइंड फ्रेम है वो ये है कि आपके अपने बिजनेसेस अगर कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो वो उसकी जगह मल्टीनेशनल आके ये बिज़नेस संभालेंगे। आपकी गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो अपने दोस्तों को मरातें दे रहे हैं जो कम्पिटिटिव नहीं हैं। गवर्नमेंट की मरातों से कंपटीशन नहीं हुआ करता। कंपटीशन जो है वो नई टेक्नोलॉजी, अपने लेबर को नई स्किल्स, अपने यूथ को स्किल्स देने, मुझे तो वो नज़र नहीं आई। ना स्किल्स नज़र आ रही हैं, ना नई टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी ले आए तो वो ऑटोमेटाइजेशन पे होगी, वो रोबोटिक्स पे होगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी। फिर ये कौम की एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट करेंगे? सो SMEs हैं जहाँ गवर्नमेंट को छोटा कारोबार, छोटा कारोबार दरमियाने दर्जे का, उसको मराद दे। लेकिन ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब कहते हैं मार्च के बाद महंगाई काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। आपको नज़र आ रहा है 2-3 महीने में कुछ कंट्रोल हो जाए? मैं एक मॉरल इशू डिस्कस करने लगा हूँ कि जब तक इस मुल्क के हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, मिनिस्टरों को मुफ्त घर, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, आवाम के लिए कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। आपको नहीं लग रहा कि ये कि हमारी जेबों से लेके तो वो मुफ्त दे रहे हैं, जब वो बिल देना शुरू करेंगे ना फिर उनको भी अकल आएगी कि चीज़ें सस्ती होनी ज़रूरी हो गई, फिर वो इस तरह करें। गुलाम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बहुत खूब आपने बात की कि जब तक शराफिया जो है उनको आप ख़र्चों उनके नहीं डालेंगे, उनके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, तो उस वक्त तक वो कैसे, जब ब्यूरोक्रेट का बच्चा स्कूल नहीं पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल बेहतर कैसे होगा? सेकेंडरी एजुकेशन का बच्चा अगर पढ़ता हो स्कूल में, सरकारी में, तो अल्टीमेटली वहाँ का मिजाज ही तब्दील हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो फिर यहाँ लेबर क्या करेंगे? इनको स्किल्ड करके हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता है हमारा मुल्क तो चलाते ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वही हमें 20-22 बिलियन डॉलर देते हैं, तो उससे हम अपने बजट खसारे भी दूर करते हैं, अपना ट्रेड गैप भी दूर करते हैं, वो तो हम सारा। तो ये कि इस तरफ क्यों नहीं कुछ सोचता? जापान ने मांगे हुए हैं बंदे हमसे 5-6 लाख, कोई बंदा सोचने वाला ही नहीं है, और ना उस स्किल्ड लोगों को बाहर भिजवाने की बात की जाती है। फिर अपने रिश्तेदार ढूंढते हैं MNA MPs के, जी हमारे लोगों को ले जाएं, वहाँ कुछ नहीं। इसी तरह से कोरिया ने बंदे मांगे हुए। जब मुझे पता है कि मेरा बच्चा नालायक है और कौम का बच्चा मेरे बच्चे से ऊपर चला जाएगा, तो मैं उसको कब ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा जब मैं पावर में हूँ? यही है डिसऑनेस्टी हमारे पावरफुल लोगों की, जो हमारी आवाम को दोनों तरफ से लूट रहे हैं। एक तरफ उनको टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोक रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ, आपने तो 30 बिलियन का, ये 50 बिलियन पाकिस्तान में एमिशन से आते हैं, मगर उसमें 20-30 बिलियन हुंडी के थ्रू आते हैं। पाकिस्तानी यूथ जो है, अगर इनको हम स्किल्स देके दुनिया में भेज दें तो वो हमारे एम्बेसडर्स भी होंगे, वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। मगर ना भी भेजें तो वो मुल्क को तो ठीक कर लेंगे ना। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में, वो तो बाहर चले जाते हैं, फिर हमें इन्हीं पे इंकसार करना पड़ता है
जो हमारे सरकारी स्कूलों से। मैं एग्री करता हूँ कि हमें कह देना चाहिए कि हमारे मिनिस्टर्स और हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा ज़माने में ठीक थे। डॉक्टर साहब बार बार आखिरी सवाल। प्राइम मिनिस्टर ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन यूरोप से करें, पाकिस्तान का कंपैरिजन साउथ एशिया के ममालिक से करें, तो आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपकी नज़र सारी इकोनॉमिस्ट पे होगी, क्या वाकई पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? सर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। देखें बात ये है कि अगर अमेरिका में चीज़ें महंगी होती हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 20,000 रुपये रोज़ की है, $20,000 रोज़ की है। हमारी $556 रोज़ की पर कैपिटा इनकम है। तो अगर उनसे हमारी चीज़ें सस्ती हैं मगर कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, ये तो कोई बात नहीं कर रहा। श्रीलंका की जो है वो कहीं 600 से 700 रुपये है डॉलर है पर कैपिटा इनकम। इंडिया की कहीं 1 से 1,500 रुपये पर कैपिटा इनकम है। तो ये इशू नहीं है कि हमें पैसे कितने मिलते हैं या पैसे कितने की चीज़ है, इशू ये है कि हम उसको ख़रीद सकते हैं। हमारी उस रुपए की कुव्वत ख़रीद क्या है और वो बहुत कम है। 2 रुपये पाकिस्तानी एक अफ़गानी ख़रीदते हैं, 3 रुपये पाकिस्तानी एक बांग्लादेश का टका लेते हैं, 3 रुपये पाकिस्तानी या 2.5 रुपये पाकिस्तानी एक हिंदुस्तान का रुपया लेते हैं। तो सस्ती कैसे हो गई हमारी? अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटा सा सवाल, ये गवर्नमेंट जब FBR रिफॉर्म की तरफ आती है तो जो बड़े कार्टल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारा सरमाया खींच लेते हैं। और अब इसका गवर्नमेंट के पास और क्या गवर्नमेंट तो कह रही है रिकॉर्ड बन रहा है, FBR में कभी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, इतना टैक्स कभी इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन सर फिर भी वो नाकाफी क्यों होता चला जा रहा है? ये तो मुझे फिगर्स पे भी वैसे इत्मीनान नहीं है। देखें वो इकट्ठा इनडायरेक्ट टैक्सेस से हो रहा है ना। मेरा ये ख्याल है कि FBR को कई दफ़ा रिफॉर्म कर चुके हैं। सवाल बड़े सिंपल हैं। पहली बात यह है कि आप जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट पे है, सड़कों पे, डैम्स पे, बिजली बनाने पे, उसको डबल करते हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो उसके अलावा है उसको आधा करते हैं, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको आधा कर दें और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको ज़्यादा कर दें, तो बैलेंस्ड वहीं आ जाएगा जहां आज है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस साहब, हमारे मैशत आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक का वक्त है, आप न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगे तो बात करेंगे। जो मुबैना ऑडियो लीक साकिब निसार साहब की आई, उसका फोरेंसिक करवाने की बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं कि जी कुछ सज़ा देनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन इस तरह करते हैं और ये सब, उसको डिनाई किया गया। फिर उसका फोरेंसिक कहा गया जी करवाया गया है, फिर एक इदारे ने नहीं एक टेलीविज़न ने उसका फोरेंसिक करवाया, उसमें कुछ झोल नजर आए। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया हुआ है और उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि जी किसी मुस्तनद इदारे से इसका फोरेंसिक पहले करवा लेते हैं। अब बाबर डोगर साहब, ये एक बड़ा अहम मामला है, लेकिन साथ ही ये भी जस्टिस साहब ने ये बात भी कही कि जी ओरिजिनल ऑडियो किधर है, वो कैसे आएगी और फिर इसके असरात क्या होंगे अगले केसेस पर। अब ये अभी तो देखना है कि भाई नाम सामने आएंगे किससे करवाया जाए और क्या एक से करवाना है, मुख्तलिफ से करवाना है, तो पहले तो ओरिजिनल ऑडियो कौन देगा? देखिए असल सवाल ये है कि ओरिजिनल ऑडियो किसके पास है। मसलन एक रिपोर्टर है, वो एक ख़बर देता है, वो एक जो है ऑडियो लीक करता है एक साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के, और ये इल्ज़ाम लगाता है कि जनाब उन्होंने वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ जो है उनको हर सूरत में सज़ा देनी है और मरीम नवाज़ को भी सज़ा देनी है। अब ये ख़बर तो आ गई और जो रिपोर्टर ये ख़बर दे रहे हैं वाज़े तौर पर उनका ताल्लुक़ जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मैंने आज तक उनकी कोई एक ऐसी खबर नहीं देखी जिससे मैं ये कह सकूं कि वो न्यूट्रल हैं, कैटालिस्टिक अप्रोच है या वो इम्पार्शियल हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका अलाइंस है और वो जिस वेबसाइट के लिए काम करते हैं, मेरी इत्तलात के मुताबिक वो वेबसाइट भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको स्पॉन्सर करती है। तो जो इस रिपोर्टर से जो भी खबरें आती हैं वो ज़्यादातर इसी तरह की होती हैं, तो उस पर यकीन करना इतना आसान नहीं है कि जनाब ये खबर ठीक होगी या गलत होगी। वो रिपोर्टर ये क्लेम करता है कि जी मैंने इसका ऑडियो फोरेंसिक
फोरेंसिक अमेरिका से करवाया, सही। तो लेकिन उसका कोई सबूत सामने नहीं है। अब ओरिजिनल जो भी ऑडियो होगी वो उसके पास होगी जी। वो तो कोर्ट में नहीं है। अब कोर्ट में ये इशू कोर्ट के सामने आ गया है। अब कोर्ट ने ये चाह रही है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। कहाँ से करवाया जाए, पाकिस्तान से करवाया जाए या बाहर से करवाया जाए। ठीक। अब जो भी फोरेंसिक ऑडिट कराएगा वो ओरिजिनल ऑडियो पे होगा, उस यानी कि वो टेप जिसके ज़रिए से, वो फ़ोन जिसके ज़रिए से इसको टेप किया गया, ठीक। उसके बाद तो किसी कॉपी पे उसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो सकता। तो अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि अहमद नूरानी साहब के पास जो ऑडियो टेप थी वो ओरिजिनल थी, और जिस चीज़ का वो फोरेंसिक ऑडिट पेश कर रहे हैं अमेरिका में वो कुछ भी मैनिपुलेटेड हो सकता है। सारी दुनिया में इस तरह के मैनिपुलेटेड फोरेंसिक ऑडिट आ जाते हैं। तो उसामा साहब, मुझे ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, इतना आसान काम नहीं है कि आप ओरिजिनल टेप वो मोबाइल में लें, अगर मोबाइल पे हुई है वो मोबाइल जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट जो है उस मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग हुई है उसका एग्जैक्ट ऑडिट करवाए। चूँकि ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का बेंच सेट कर चुका है। अब 28 जनवरी को गुलाम साहब कहा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जी ऑडियो क्लिप फ्राहम करें। अब ये ऑडियो क्लिप कौन सा, ओरिजिनल फ्राहम करेंगे या जो सारे मीडिया में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है वो? और फिर सलाउद्दीन एडवोकेट साहब जिनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से भी है, वो खर्चा भी कहते हैं जी वजारत कानून उठाएगी। तो इस तरह तो कोई भी ले आएगा सर, इतनी ज़्यादा मसलन मरियम की आ चुकी है इतनी ज़्यादा ऑडियोज़, अब वो ले जाई जाएं और कहा जाए कि जी ये इन्होंने इदारों पर नवाज शरीफ की बेतहाशा आ चुकी है, तो वो हर कोई दरखास्त लाएगा और वजारत कानून फिर ऑडियो का खर्चा ही बर्दाश्त करती रहेगी। अच्छा, इसका ना जी मैं थोड़ा सा पीछे आपको जाना होगा। जब मियां नवाज शरीफ के केस का फैसला हुआ जी, उसके बाद हम पहले भी अपने प्रोग्राम में ये फैसला जिक्र कर चुके हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में ही बात हुई थी कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं उनको किस तरह से पेश किया जा सकता है अदालत में, और बतौर शवाहद वो किस तरह से कंसिडरेबल होती हैं। उस समात के बाद जो फ़ैसला दिया गया था इस हवाले से, वो इतना सख्त है कि कोई भी शख्स ऑडियो वीडियो लीक्स की बुनियाद पे कोई रिलीफ हासिल नहीं कर सकता किसी अदालत से। वो इतना सख्त है कि उसमें जो उसके मदरजात लिखे हुए हैं उस फैसले में, उसके ऊपर ना तो कोई इस तरह के जो सियासी वीडियो लीक्स हैं, ऑडियो लीक्स हैं, वो बंदा वहाँ जाएगा और ना ये पंडोरा बॉक्स खुलेंगे। हम पहले दिन से मैं अर्ज़ करता आ रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इसका नोटिस लिया गया, नो डाउट कि उनके मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उनका नाम आ रहा था, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता बन गया कि अब ये फ्रांसिक भी हो रहा है और फ्रांसिक की जानिब बढ़ भी रहे हैं, फ्रांसिक की रिपोर्ट आ जाती है। ये काम कोई नहीं कर सकता था, यकीन माने इससे भी सख्त वीडियोस शायद ऑडियोज़ हों, लेकिन कोई शख्स जा ही नहीं सकता उसके फ्रांसिक के लिए या उसकी, क्योंकि वहाँ इतने सोर्स, इतने, मैंने वो पिछली हमारी जो प्रोग्राम था उसमें हमने बताया था कि वो ओरिजिनल सोर्स बताना होगा, जिस बंदे ने किया क्यों किया वो बताना होगा, ओरिजिनल कॉपी देनी होगी, फिर वो उसके ऊपर शवाहिद हैं, फर्दर को 20 चीज़ें हैं उसकी जो उसके डूज और डोंट। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब इसमें एक अहम चीज़ है, ये तो ऐसे लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है एक सिमेट्री के साथ, एक तरतीब के साथ ये शुरू हुआ काम, और एक ये झोलते हुए ये अपने अंजाम की जानिब गामज़न है। और अगर ये ऑडियो इसका हो जाता है, फ्रांसिक भी हो जाए, और फ्रांसिक ये नहीं होता कि ओरिजिनल ऑडियो होगी या कौन सी होगी, जो ऑडियो इस वक्त मौजूद है उसका फ्रांसिक होगा, उसमें बताएंगे कि ये ओरिजिनल है और बातचीत में पॉज नहीं है, इसके भी जो उसके एसओपीज हैं उसके मुताबिक वो बता देंगे। एक मिनट मेरी बात सुने सर, मैं एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जब तक ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल जो इंस्ट्रूमेंट है वो सामने नहीं आएगा, फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो सकता, कॉपी का फोरेंसिक ऑडिट उस तरह से नहीं हो सकता। एक चीज, अब मसला ये है कि मुर्तज़ा साहब बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। आपने एक चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दिया एक ऑडियो के जरिए से, अब जिस शख्स ने उसको वायरल कर दिया, किसी की सारी इंटेग्रिटी उसके साथ अटैच हुई है, किसी का सारा फ्यूचर उसके साथ अटैच हुआ है,
मसला ये है कि अगर गलत है तो फिर अहमद नूरानी साहब को अमेरिका से यहाँ लाना और सजा कटहरे पे लाना भी तो बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इस पर चेक ही नहीं किया जाएगा, अगर इसको देखा नहीं जाएगा, कल ये काम जाता शुरू होता रहेगा और बड़े बड़ों की पगड़ियाँ उछलती रहेंगी, उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? सही। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है गुलाम साहब, जो ओरिजिनल जब ये चीज़ सामने आई जहाँ से, जिस वेबसाइट से, वहाँ भी जो फोरेंसिक है, एक तो उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई और जितनी दी गई उसमें भी एक बात है, जब राब्ता किया गया जिससे उन्होंने करवाई थी कि जी ये हमारे मुताबिक तो ये बिल्कुल एक ही गो में है, लेकिन किसी और डिवाइस पर अगर एडिट करके चलाकर और किसी और डिवाइस पर रिकॉर्ड की गई, वहाँ एडिटेड थी और उसके बाद जब उस पर प्ले की गई तो बिल्कुल सही चल रही है, कहीं उसमें पॉज, कहीं एडिट, कुछ नहीं है। तो जब दूसरी पर आपने रिकॉर्ड करके हमें दे दी है तो हमारी नज़र में हमने तो सिर्फ उसी का आपको बता देना है, कहाँ से हुई, किधर हुई है, तो वही बंदा बता सकता है। तो ये तो फिर वही, अब वो बंदा कौन ट्रेस करेगा? ये तो हम जीरो पर वापस चले जाएंगे। अब वो बंदा कौन ट्रेस करेगा जिससे बात हो रही? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने। ये जो प्रपोजिशंस हैं ये ऐसे घड़ी हुई हैं। असल चीज़ तो ये है कि जो भी चीज़ गई है ना, वो उसको बता देंगे कि इसको 4 दफ़ा कॉपी हुई है या 5 दफ़ा कॉपी हुई है। ये वो फ्रांसिक फिर क्या होता है? तो ये तो आप मुझे मेरे एनएलई को दे, मैं अपना एनएलई को बता दूंगा कि यहाँ पे जर्क है, यहाँ पे इसकी ये चीज़ है, यहाँ से इस तरह ये है, ये इस तरह सीक्वेंस में जोड़ा गया है। ये तो मेरा एनएलई बता देगा आपको जी। सर, ये कॉपी का कैसे बताएगा? ये ओरिजिनल पे तो कॉपी का भी बताता है, कॉपी का भी बताता है। ये फ्रांसिक कॉपी का भी बताता है कि ये कॉपी है, ये ओरिजिनल वाली ऑडियो नहीं है, ये जोड़ी गई है, या ये उस एक वक्त में सारी नहीं हुई। इसके कुछ 150 चीजें होती हैं जिसको एक और कानूनी पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज सेट कर दी है, ज़ाहिर है वो जजेस है, उन्होंने सोच समझ कर की। अब अगर उसको बदलना है तो पहले क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको साइड पर करके एक अपना रूलिंग दे सकती है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने पैमाना कहा था कि इसके मुताबिक हो, लेकिन अब मामला ऐसा है कि हमारी नज़र में इस तरह, बाकी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहाँ से देख लेंगे। लेकिन इतना ही कि भाई फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। अभी 28 को उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग मंगवा ली है। अब क्या 28 को इसकी रिकॉर्डिंग लाना मुमकिन है ओरिजिनल, या कोई भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो बात बन जाएगी? जो रिकॉर्डिंग आएगी उसी को भिजवा दिया जाएगा फ्रांसिक के लिए। अगर इन्होंने फ्रांसिक कराने का फैसला किया है तो वो फ्रांसिक के लिए जाएगी। और दूसरी बात ये है कि वो एक आम शख्स के लिए, आपके लिए और मेरे लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पब्लिक के लिए है। अच्छा। अदालत के लिए तो नहीं है। अदालत कोई भी अपनी कोई फैसला कर सकती है इसका फ्रांसिक कराने का। उनसे फ्रांसिक नहीं होना था ना, वो कोई सबमिट कर सकता है। अगर आप वो फैसला जो सवाल गो थ्रू हो जाए उस फैसले से तो वो ठीक। बाबर साहब, आपसे भी सवाल उसके बाद गुलाम साहब से कि खुद जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तर्मिनल्ला साहब ने, कि अब इस तरह की नौयत के केसेस चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक तो अपील में है नवाज शरीफ, मनीम नवाज साहब के केसेस, उसके अलावा राना शमीम वाला जो केस है वो भी चल रहा है, तो उस पर फिर इनके क्या असरात होंगे? देखिए, राना शमीम साहब वाला जो केस है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। उसमें तो आपके पास कोई वीडियो नहीं है। वो तो उन्होंने कहा जी मैंने सुना है, मैंने उनको ये कहते हुए सुना है। अब इसका ना कोई ये भी नहीं जानता कि दूसरी तरफ कौन था। अब वो, हाँ ना, ये उन्होंने, और रिपोर्टर ने ये हिंट दिया कि दूसरी तरफ कौन था, उन्होंने जज का नाम दिया। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे तो कोई फोरेंसिक नहीं है। वहाँ पे तो अब राना शमीम साहब की एक स्टेटमेंट है, एफिडेविट है, एफिडेविट उन्होंने खुद लिखवाया हुआ है। अब उस एफिडेविट की कितनी हैसियत है, उस एफिडेविट को सच साबित करने के लिए उनके पास क्या एविडेंस है, वो कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ बात तो ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सिटिंग जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया उस एफिडेविट में। डिटर्मन ये होना है उस केस में, ये डिटर्मन नहीं होना कि वो सच था या झूठ था, क्योंकि उनके पास, राना शमीम साहब के पास अपने एफिडेविट को सच साबित करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ ये ऑडियो क्लिप है। अब ऑडियो क्लिप जो है वो एक रिपोर्टर देता है, वो रिपोर्टर जो है अमेरिका में बैठा हुआ है, उसकी एसोसिएशन PMLN के साथ है। अब उसके पास कहाँ से आया, ओरिजिनल बातें हो रही थी, बंदे से बात हो रही थी। अब साकिब निसार साहब के पास हो सकता है कि ये कोई बात चीज़ ना मौजूद हो, या उनके अपने मोबाइल फ़ोन में कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम ना हो। अब किसने रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया, बहुत सारे सवाल है। ये मेरे नज़दीक इतना आसान नहीं है। 28 जनवरी को अब इस केस में देखते हैं, ये बहरहाल अहमियत इख्तियार कर गए केस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब भारत में अक़लियतों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, जहन्नम बना दिया गया है। अमेरिकी रियासत भी अब ये कह रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
अब पता चला। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है कि 1984 में हिंदुस्तान में किस तरह से सिखों का कत्लेआम किया गया। 30,000 सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये करारदाद सामने आई है और ये अमेरिका की रियासत में सामने ही है। इसी तरह 16 अप्रैल 2015 को भी अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की असम्बली ने करारदाद पास की थी, जिसमें कहा कि जी सिखों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी और कत्ल किया गया है। अब ये 6 जनवरी 2022 यानी अब से चंद दिन पहले ये करारदाद भी सामने आई है। अब इसमें तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ये नज़र आ रहा है कि दुनिया में काफ़ी साल बाद ही सही, लेकिन इस चीज़ को तस्लीम किया जा रहा है कि जी 30,000 सिखों को कत्ल किया गया। आज हम रेफरेंडम देखते हैं और बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं बरतानिया में खालिस्तान के हवाले से अगर रेफरेंडम करते हैं, और नरेंद्र मोदी उसको रुकवाने की कोशिश करता है, वो नहीं रुक पाता। तो ये आप समझें कि बारिश का पहला कतरा है कि कुछ तो तस्लीम किया जा रहा है कि किस तरह से अक़लियतों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है और फिर दबा दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। यही गुजरात में हमने देखा, अभी दिल्ली में 2020 में जिस तरह मुसलमानों को कत्ल किया गया, अभी भी हम सुनते हैं कभी गाँव रक्षक के नाम पर, अभी हम चर्चेस को जलाने का सुनते हैं। तो ये एक सिलसिला चल रहा है मुसलसल। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये एक लैंडमार्क आप इसको करारदाद कह सकते हैं कि 1984 का हालांकि वाक़या है, लेकिन अब जाके मुख्तलिफ़ रियासतों से इस तरह के करारदादें पास हो रही हैं। यानी लोगों को ये एहसास हो रहा है कि किसी दुनिया के किसी ख़ित्ते में किसी जगह पे इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ इस हद तक की गई थी कि आज, और ये एक FIR हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो कि हिंदुस्तान के ऊपर कट रही हैं, और ये खटी होकर जब इस तरह से मज़ीद इस तरह की करारदादें और कई स्टेट से आएंगी तो ये पूरा नेशनल अमेरिका का नेशनल वर्जन भी बन सकता है इससे। और ये बड़ा एक हौसला हमें मिला है इस चीज़ को देख के कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो मुसलमानों के साथ ज़िल्लत आमेज़ सलूक भारत कर रहा है, जो वहाँ पे उनके हकूक़ दबा रहा है, पाकिस्तान उनकी ना तो आवाज़ उठा सकता है ना, क्योंकि वो कहता है हमारे शहरी हैं, हम जो चाहें उनके साथ करें। लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है वो कश्मीरियों के हवाले से ये इस तरह की आवाज़ उठा सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा जुल्म जो सिखों पर 1984 में किया गया था, उससे ज़्यादा जुल्म भारत कश्मीरियों के ऊपर कर रहा है। वहाँ बेटियों की इज़्ज़तें तातार की जा रही हैं, वहाँ कश्मीरियों को रोज़ाना की बुनियाद पे उनको तंग किया जा रहा है। हाँ जी, कुछ जाली मुकाबला दिखा दिया जाता है और बाद में पता भी लगता है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हो सकती। और ऐसा दुनिया में शायद कानून नहीं है कि आप ना पुलिस ना फौज पर कोई मुकदमा कुछ कर ही नहीं सकते। अब बाबू डोगर साहब, ये एक जिस तरह बात की है गुलाम साहब ने कि ये FIRs हैं एक तरह की जो मुख्तलिफ ममालिक में ये कट रही हैं। आज अब बरतानिया में देखें, कैनेडा में देखें, अभी अमेरिका की रियासत में हो गया है। तो एक अमेरिका की रियासत में पूरी एक सेनेट में इस तरह करारदाद, या वहाँ पर हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया कि अमेरिका की एक रियासत ये मान रही है कि जी 30,000 सिखों को बेगुनाह कत्ल किया गया। इंदिरा गांधी जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म थी, उसके कत्ल के बाद जाहिर है कि सिखों पर इल्ज़ाम लगाकर, यानी उसके बाद नस्लकुशी की है, नस्लकुशी का लफ्ज़ है कि सारों को मार दो, और जगह जगह उनके घर जलाए गए। और बिल्कुल यही मंजर दिल्ली में 2020 में नज़र आता है, मुसलमानों के घर जलाए गए, उनको किस तरह से मारा गया, चुन चुन कर उनको कत्ल किया गया। तो ये अब लगता है कि इस तरफ भी अब ध्यान शायद आ जाएगा दुनिया का। सामा साहब, जब सिखों की नस्लकुशी हो रही थी उस वक्त का मास्टरमाइंड था अजीत दोवल साहब। खुद उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वो खुद ये मानते हैं कि जिस वक्त गोल्डन टेम्पल पे जब एक्शन हुआ वहाँ पर बेकसूर इनोसेंट मासूम सिखों को मारा गया, उस वक्त वो गोल्डन टेम्पल में मौजूद थे। और सिखों का जो जीनोसाइड हुआ, उन 30,000 सिखों को जो कत्ल किया गया, मारा गया, भारतीय फ़ौज की जो बर्बरियत थी, पुलिस की जो स्टेट की बर्बरियत थी, उसका मास्टरमाइंड अजीत दोवल था। और आज वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो लोग जिन्होंने इंडिया में जीनोसाइड करवाया, जिन्होंने इनोसेंट लोगों को मरवाया, चाहे वो कश्मीर में लोग मुसलमानों को मरवाया, चाहे वो पंजाब में मरवाया, चाहे वो गुजरात में मरवाया, चाहे वो दिल्ली में हो, तो वो तो वहाँ पर तो ऐसे लोगों को ऑनर दी जा रही है, ऐसे लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का हेड बनाया जा रहा है, उसको कौमी सलामती कमेटी का हेड बनाया गया है। अब उसके बाद आप देखें, पंजाब के 3 टुकड़े कर दिए गए। पंजाब एक जो बड़ा सूबा था
सिखों की मेजॉरिटी थी, उसको उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश को अलहदा सूबा बना दिया, उसके बाद चंडीगढ़ को अलहदा सूबा बना दिया, और एक छोटा सा पंजाब जो था वो उसको अलहदा करके उसको सिखों के हवाले कर दिया। आज भी वहाँ पर आप देखें, बाकी इंडिया में असला रखने पे पाबंदी नहीं है, पंजाब में असला रखने पे पाबंदी है, वहाँ पे आप कोई असला नहीं रख सकते उनके साथ मुसलसल, और कश्मीर में भी आप असला नहीं रख सकते। वो रियासतें जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, वहाँ पर ऐसे कवानीन हैं जो कि बाकी भारत में तलाक नहीं होता, वहाँ पर अभी भी एक जबर है, वहाँ पर अभी भी एक खौफ है। आप इंडिया में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, सारी दुनिया में तो सिख बात करते हैं, पंजाब में अगर आप जीनोसाइड की बात करें तो वो डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, इस पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक खौफ है, वहाँ पर इतनी खौफनाक इंटेलिजेंस है जिससे आज भी वो खौफ के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही हालात कश्मीर में है, कश्मीर में भी लोग खौफ तले गुजारा कर रहे हैं। तो भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इक्वल शहरी तो दूर की बात है, वो तो बेचारे तीसरे दर्जे के भी शहरी नहीं। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कुछ ही अर्सा पहले, गुलाम साहब, अगरचे इस वक्त दुनिया में रिकॉर्ड बन चुका है, इंटरनेट सबसे ज़्यादा बंद भारत में होता है, वहाँ पर फ्री स्पीच पर पाबंदी, ये सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद कोई और मुल्क होता तो वहाँ पर हमें जिस तरह का रिएक्शन नजर आता, भारत में वो नहीं है। अब भी वोट होगा तो वो एक्सट्रीमिज्म बिकेगा, उस पर वोट मिलेगा। मोदी एक दौर में सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल दुनिया का माना जाता था, वीज़ा नहीं मिल सकता था, आज वो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है भारत में। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि आज आवाज़ें भी उठ रही हैं, फारूक अब्दुल्ला जो बड़ा कठपुतली वहाँ का वज़ीर आला रहा, आज वो कहता है कि हमें तो कहीं जीने का हक़ भी नहीं अब मिल रहा, हम किधर जाएं, कश्मीर के हवाले से वो कहता है। अब नसीरुद्दीन शाह जो बड़े वहाँ पर मॉडर्न और इतने अरसे से इंडिया में मशहूर आर्टिस्ट, वो कह रहे हैं कि ये तो एक सिविल वॉर और कत्लेआम की तरफ जा रहे हैं मुसलमानों के। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तमाम अक़लियतों की सूरत हाल इंडिया में, तो वो इस हद तक ख़राब है कि वहाँ मुसलमान, दिल्लत, हिंदू के अलावा जो निचली ज़ातें हैं वो पारसी, ईसाई, सिख, सब के साथ इस हद तक जुल्म सितम किया जाता है। आपने अगर गुज़िश्ता साल 2020 के वाक़यात और 2019 के वाक़यात अगर आपने वहाँ पे सिर्फ यही 2 साल देख लें और 2021 में भी जो वाक़यात हुए हैं उनको देखें, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को नई दिल्ली में ये मुस्लिम है इसको पकड़ लो, ये दुकानदार मुस्लिम है इसकी दुकान को आग लगा दो, और हिंदू एक लड़का कह रहा है कि ये इसको ना लगाना, ये हमारे लाले की दुकान है, उससे अगली दुकान को लगा दो। तो ये वो चीज़ें हैं। इसी को अगर हम आगे फर्दर देख लें कश्मीर में, तो कश्मीर में जेनोसाइड नहीं हो रहा, कश्मीर में हिंदू पंडितों को ला के नहीं बसाया जा रहा, कश्मीरियों के साथ कौन कौन सा ऐसा जुल्म है जो नहीं किया जा रहा, उनसे तो उनके कारोबार तक छीन लिए गए हैं। अभी सर जो हलफ लिए गए हैं वहाँ पर स्कूल कॉलेज छीन लिए करने के लिए, अभी वो वीडियो सारी दुनिया ने देखी है, बड़ी वायरल हुई और उस पर बड़ा शोर मचा, तो फिर भारतीय सरकार कुछ हरकत में आई, ज़रा दुनिया को भी तो कुछ दिखाना था जी हम एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कश्मीर के हवाले से खुसूसी तौर पे हम तो ये खालिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिखों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनका डायस्पोरा पूरी दुनिया में मौजूद जी, इस तरह से हमें भी इस जी और रेफरेंडम हो रहा है, रेफरेंडम के ऊपर, रेफरेंडम की बात नहीं है, रेफरेंडम होना को बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन रेफरेंडम को यूरोपीय यूनियन के मुबस्सर मॉनिटर कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे इस रेफरेंडम के ऊपर, और जो वो रिपोर्ट होगी उसके तनाज़र में इनका केस और ज़्यादा मजबूत होगा। हमने तो खैर बड़ी फैसिलिटी दी है, हमने करतारपुर राहदारी बना दी, कॉरिडोर हमने बनाया है उनके लिए और उनके सारे उसके लिए, लेकिन यहाँ पे जो अगर हम कश्मीरियों के हवाले से देखें, सर एक बड़ी बात है ये कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की करारदाद आना कि भारत में कत्लेआम हुआ है, ये यकीनन अब रायमा एक बनती चली जा रही है भारत के ख़िलाफ़, और देखते हैं कि और कितने ममालिक हैं जो इस तरह सामने आते हैं, क्योंकि लग नहीं रहा कि भारत इस तरह की करारदादों से अभी तक वो होश के नाखून ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी इंतहा पसंदी बढ़ रही है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।